हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। क्लास 12th का हम लेक्चर कैरी कर रहे थे। आज उसका पार्ट 4 आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। हमारे थर्ड पार्ट में हमने आपसे बताया था कि हमारा थ्योरी पोर्शन वहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अभी आज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पर एज अ थ्योरी पार्ट ना पढ़ करके बल्कि कंसेप्चुअल पार्ट के रूप में पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम बेसिकली आप ये समझिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले उनमें से पहला टॉपिक हम बेटा पिक करते हैं, दैट इज चार्जिंग। और चार्जिंग के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग देखिए, कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर है, सपोज कीजिए ये मार्कर है, फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं इसको अपने हेयर में रब करूं इस तरीके से और उसके बाद मैं किसी पेपर के पार्टिकल्स के पास लाऊं, आप क्या सी करेंगे, आप देखेंगे कि उसने पेपर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रब करने से इसके अंदर चार्ज आ गया था। ठीक है। तो चार्जिंग को कितनी तरीके से आप इलेबोरेट कर सकते हैं। तो चार्जिंग देखिए, किसी बॉडी को आप दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से बॉडी को बेटा आप चार्ज कर सकते हैं। नंबर वन है आपके पास कंडक्शन। ठीक है। और नंबर 2 है यहां पर आपके पास इंडक्शन। इन दो तरीके से बेटा हम किसी भी चार्ज बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी अनचार्ज बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपके पास कंडक्शन और इंडक्शन, इस तरीके के दो आपके पास प्रोसेस हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कंडक्शन क्या है और इंडक्शन क्या है, और जिस पर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, फिर हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए कंडक्शन क्या है, और कंडक्शन जब आप किसी बॉडी को कंडक्टिंग मेथड के थ्रू चार्ज करते हैं तो क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके बारे में समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है बेटा, ये लिखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या होता है कि बॉडी के हर पार्ट पर चार्ज इक्वल कम अमाउंट में है। ठीक है। अब लीजिए, यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई भी चार्ज अभी एक्टिव नहीं है। हमने पहले भी आपसे समझाया बेटा कि यहाँ अनचार्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज है ही नहीं। अनचार्ज होने का मतलब होता है चार्ज तो है लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कोई भी चार्ज एक्सेस में नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ बेटा कि इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज एक्सेस में आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास अभी हमने सीखा दो तरीके हैं, या तो कंडक्शन और या फिर इंडक्शन। चलिए अभी हम कंडक्शन से कैसे इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या करना होगा उसके लिए, आपको उसके लिए इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ बेटा क्या करना होगा, कांटेक्ट में रखना होगा। जब आप कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको दोनों चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख देना होता है। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो अनचार्ज बॉडी थी और ये आपकी चार्ज बॉडी थी, जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करके इस तरीके से रख देंगे तो क्या होगा बेटा, दोनों बॉडी कैसी हो जाएंगी, चार्ज्ड हो जाएंगी। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कंडक्शन कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। इशू इस बात का नहीं है कि कंडक्शन इतना इजी था आपने समझ लिया। इशू इस बात का है कि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम किसी एक अनचार्ज बॉडी को कंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी में कौन सा चार्ज एक्सेस क्वांटिटी में आता है, किस चार्ज की क्वांटिटी एक्सेस में आती है। तो यहां पर जब हम समझते हैं तो आप जब दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज इस बॉडी पर था वही चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा, यानी ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कंडक्शन का ये प्रोसेस है। यानी कंडक्शन में क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी को एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाने पर वो अनचार्ज बॉडी भी सेम चार्ज को कैरी कर लेती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी जो करती है ना बेटा, वो सेम चार्ज कैरी करती है। ठीक है ना, क्या करती है, दैट कैरीज सेम चार्ज, जिसके कांटेक्ट में रखी गई ना उसी का चार्ज वो एक्वायर कर लेती है। ये तो था कंडक्शन। आइए अभी इसके हम सेकेंड पार्ट के बारे में समझते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या था, इसका सेकेंड पार्ट था इंडक्शन। ठीक है, मैं यहां पर कंडक्शन लिखा रहने देता हूं ताकि आप दोनों का डिफरेंस समझ जाए। कंडक्शन एंड द सेकेंड पार्ट इज इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक सपोज कीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है।
और एक अनचार्ज बॉडी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जब इन दोनों बॉडीज को आसपास रखते हैं और चाहते हैं कि बिना कांटेक्ट में लाए ही हम इसको चार्ज कर दें, तो बिना कांटेक्ट में लाए किसी बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है बेटा? इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कंडक्शन में तो हम दोनों बॉडीज को क्या करते हैं बेटा? वी केप्ट देम इन कांटेक्ट। लेकिन इधर क्या होता है, हम यहाँ कांटेक्ट में नहीं रखते, नॉट इन कांटेक्ट। अगर हम इनको कांटेक्ट में नहीं रखते तो क्या चार्जिंग पॉसिबल है? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, यस चार्जिंग इज पॉसिबल। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख करके उसको चार्ज करते हैं तो उसे कंडक्शन कहते हैं। जब हम दोनों बॉडीज को बिना कांटेक्ट में रख के चार्ज करते हैं तो उसी को इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब मुद्दा इस बात का है कि जब आप कंडक्शन करते हो यानी बॉडीज को कांटेक्ट में रख के चार्ज करते हो तब तो अनचार्ज बॉडी पर सेम चार्ज आता है, लेकिन अगर मैं इंडक्शन के थ्रू चार्ज करूं तो फिर उस अनचार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। तो जैसे कि आप वहां देख रहे थे कि बॉडी पर सेम चार्ज आ गया एक्सिस में, क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बॉडी अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। डिवाइड होते हुए दिखाई नहीं पड़ती, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अभी क्या होगा बेटा, इस वाली बॉडी के नजदीक जो पार्ट है यानी ये वाला पार्ट इसके नजदीक है ना, तो जो नियरर पार्ट होता है, नियरर पार्ट के ऊपर इसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसके जो दूसरा पार्ट है जो इससे दूर है, फार अवे है, उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करते हैं बेटा तो बॉडी पर दोनों चार्जेस उतने ही रहते हैं, केवल नेगेटिव चार्ज बॉडी के नियरर पार्ट पे आता है और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता है। यानी कि अब ये वाला जो फोर्स जो पार्ट है वो इसके साथ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये हमारे पास चार्जिंग के दो टाइप थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब हम चार्जिंग बाय बेटा कंडक्शन करते हैं तो कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग में क्या होता है? अनचार्ज बॉडी पर सेम चार्ज आ जाता है। जबकि इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में चार्ज तो दोनों आ जाते हैं लेकिन जो नियरर पार्ट होता है उस पर हमेशा अपोजिट चार्ज आता है और जो फर्देस्ट पार्ट होता है उस पर हमेशा सेम चार्ज कैरी कर लेता है, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, इस चार्जिंग से जुड़ा हुआ क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आइए देखते हैं। यहां पर बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं। कैन टू similar charge bodies attract each other? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? एज यू ऑल नो दैट सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर आपका आंसर क्या होगा? नो, दे कैन नॉट, जबकि आप पूरी तरीके से गलत हो गए हैं। यहां पर अगर आप ऐसा कहते हैं कि सर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को, यहां पूछा गया कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, आपने कहा नहीं वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो आप यहां पर पुराने थ्योरी के हिसाब से गलत हो गए। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि सर यस दे कैन, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसको इलेबोरेट करना होगा। यानी ये दोनों केसेस जहां पॉसिबल हैं, आप अगर पुराने थ्योरी के बेसिस पे चलते हैं कि सर सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, तो आप क्या लिख देंगे इसका आंसर? नो। यहां आप गलत हो गए। लेकिन लेटेस्ट जो हमने अभी पढ़ा इंडक्शन और कंडक्शन, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कुछ और है। कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, मैं यहां पर बेटा इसका आंसर क्या लिखूंगा? यस दे कैन। लेकिन अब मुझे इसको इलैबोरेट भी करना होगा ना, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमने आपसे कहा था कि अगर दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ रखते हैं तो रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन का तो कोई केस नहीं बनता। लेकिन अभी मैं ऐसा कह रहा हूं कि यस दे कैन, यानी कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा नया प्रोसेस है? तो इसको अब जरा समझ लेते हैं। देखिए बेटा क्या होता है कि सपोज कीजिए ये देखिए जो कंडीशन है इसकी, एक जो आप ये पढ़ रहे हैं इसका एक स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल आपने लिए हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशन है, सुन लीजिए ध्यान इस चीज को। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम साइज के हैं या ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, उनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो क्या होगा? उससे उनके चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
ऐसे में आप कह सकते हैं कि सर दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करेंगे, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर उनमें से एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, ये देख सकते हैं यहां पर आप, और मैं चूंकि मैंने कहा है कि टू सिमिलर, तो मैं दोनों पर क्या लेता हूं बेटा, मैं दोनों पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, चलिए इस पर भी मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब क्या होगा कि जब इन दोनों को हम एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो जो इंडक्शन आपने पढ़ा ना, इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जो वो पार्ट जो इस बड़े चार्ज पार्टिकल के नजदीक है, नियर है, तो उससे क्या होगा कि उसके इस वाले पार्ट पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अपोजिट चार्ज आ गया ना, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो आंसर क्या लिखा, यस दे कैन। क्यों क्यों किया इसने अट्रैक्ट, क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन इस स्मॉल चार्ज पार्टिकल के इससे नजदीक जो पार्ट पड़ा उस पर अपोजिट चार्ज आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये स्पेशल कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब दोनों में से कोई एक चार्ज पार्टिकल साइज में काफी बड़ा हो और दूसरा वाला काफी छोटा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आइए देख लेते हैं जरा इसको भी। इनमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बेटा जो बार बार है, यहां से पिक करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस टॉपिक से हम कंसेप्चुअल पिक कर रहे हैं बेटा, वो ये है कि एक बॉल है, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, और मैं यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आ रहा हूं, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब जरा क्वेश्चन को सुनिए, तो क्या हुआ कि हमने जब इस चार्ज को इस नेगेटिवली चार्ज को, मैं यहां लिख देता हूं ये नेगेटिव चार्ज, जब इसको हम इसके नजदीक लाए तो इसने क्या किया, इस बॉल को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है सुनेंगे। क्वेश्चन था कि इफ वी कैरी अ नेगेटिव चार्ज रॉड नियर द बॉल टाइड बाय द स्ट्रिंग, द नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स द बॉल। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अब पूछेगा कैन वी इन्फर, या क्या हम ये मान सकते हैं कि बॉल पॉजिटिव चार्ज थी या नहीं। आपका जवाब होगा सर ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज होगा, 100% है। आपका जवाब क्या होगा कि जो बॉल है ना, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या बॉल पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप लिखेंगे यस, बॉल इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, लेकिन आप यहां पर आधा सही है, आप हाफ आंसर दे रहे हैं। देखिए क्या गारंटी है कि बॉल पॉजिटिव चार्ज ही है, तो आप तुरंत क्या देंगे कि सर एज वी नो दैट कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये नेगेटिव है, ये बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव ही तो होगा। आप यहां फिर एक चीज भूल रहे हैं कि इंडक्शन का प्रोसेस भी तो यहां आ सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि ये बॉल काफी छोटा, हमने साइज के बारे में तो कोई बात नहीं की ना यहाँ पे कि बॉल का साइज बहुत बड़ा है या रॉड का साइज बहुत छोटा है। देखिए अगर ऐसा नहीं डिस्कस किया गया तो हमें दोनों कंडीशंस को लेके चलनी होंगी। आप यहाँ ठीक तो हैं, लेकिन एक कंडीशन आप जो छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है। हो सकता है कि ये अनचार्ज्ड हो, क्योंकि अनचार्ज बॉडी को भी ये अट्रैक्ट कर सकता है। अब ये अनचार्ज्ड है, इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। इसके अनचार्ज होने का मतलब क्या होता है, इसके अनचार्ज होने का मतलब कि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए ये अनचार्ज हो गई। लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लाएंगे बेटा, तो क्या होगा, ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना। और क्या होगा, इस नेगेटिव रॉड के नजदीक वाला जो पार्ट है वो अपोजिट चार्ज को कैरी कर लेगा, इंडक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान से जरा देखिए, अब क्या होगा, अभी भी तो अट्रैक्शन होगा ना, यानी पहला वाला कंडीशन भी आपका ठीक था। आपने कहा हाँ सर बॉल पॉजिटिव चार्ज होगी इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप जरा बताइए क्या आप गलत हूं मैं? नहीं, अभी भी मैं सही हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, बॉल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और अनचार्ज, क्योंकि अनचार्ज बॉडी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडक्शन अप्लाई करके। तो इसके दो आंसर होंगे, बॉल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और अनचार्ज्ड। अगर वो अनचार्ज होगी तो इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगी तो फिर तो रूल कहता ही है कि आप अट्रैक्शन उसमें इजीली कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर चार्जिंग टॉपिक से लेकर के आते हैं। ये दो क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने आपके बीच में इसको रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट है, कुछ इसमें कुछ इस टॉपिक से कुछ नया क्वेश्चन आपके पास है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हमसे, अब चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है ना। हमारे पास कम से कम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत बार ब्लिंक करता है एप्सिलॉन नॉट के रिलेट करता हुआ। हो सकता है कि आपसे अगले एग्जाम में इसकी वैल्यू पूछ ले, वो हम अपने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है कि वो आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले, हो सकता है कि वो आपसे इसके अदर फॉर्म्स पूछ ले, जैसे एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ना, इसके बारे में पूछ सकते हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं। तो वैल्यू के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, ये क्या होता है, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ समय हम नहीं खराब करेंगे। नया चीज क्या आया कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, है ना। तो चलिए इसकी डायमेंशन देखते हैं निकाल करके हम। आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R², ठीक है। चलिए तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ गया। इससे हम इसकी क्या डायमेंशन निकालेंगे, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए जब हम डायमेंशन निकालते हैं बेटा, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि हमको कांस्टेंट टर्म्स को नेगलेक्ट करना होता है। कांस्टेंट टर्म्स की कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती। बेसिकली क्या होगा जब हम डायमेंशन निकालने जाएंगे, 1/ε0 की डायमेंशन ये हमें निकालनी है, Q1 Q2 बाई R², हमें ये चीजें लेके चलनी है। इसकी डायमेंशन निकालनी है, इसको यहां ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/f इंटू Q1 Q2 बाई R²। अब जरा 11th क्लास के पास वापस चलते हैं। फोर्स की क्या डायमेंशन है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो आप कैलकुलेट करेंगे। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना। मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, m, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, l (t⁻²) mLT-2, ठीक है। चलिए r क्या है, r क्या रिप्रेजेंट करता है, r रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस की क्या डायमेंशन होती है, l। यहां पर क्या है r², तो r² के बदले क्या ले लेंगे आप, l²। अब आते हैं q के पास। q क्या दिखाता है, चार्ज। क्या q की कोई डायमेंशन है, वी ऑल नो दैट q की कोई डायरेक्ट डायमेंशन नहीं होती, वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है I = u/t। यहां से q निकालेंगे आप तो I × t आ जाएगा। I क्या होता है, करंट। करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से। t क्या है, टाइम। टाइम को किससे करते हैं, t से, ठीक। तो यहां पर q की डायमेंशन क्या आ गई, a × t। यहां पर कितने q हैं, 2 बार। चलिए उन वैल्यूज को लाइए यहां पुट करिए। f के बदले ml t-2, ये आ जाएगा 80 × 80 अपॉन l², ठीक। चलिए अब जब इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इस चीज को, तो आपको इसकी प्रॉपर डायमेंशन मिल जाएगी। तो क्या आएगा, ε0 = यह आ जाएगा a² t² अपॉन में क्या आ जाएगा, m l² × l l³ t⁻², ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, अब ऊपर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं डायमेंशन में अपॉन में कुछ नहीं होता। तो ये आ गया m इनवर्स l⁻³ t⁴ और a²। तो ये हमारे लिए ε0 की प्रॉपर डायमेंशन आ गई, ठीक है। एग्जाम में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो देखिए डायमेंशन अगर आप रट सकते हैं तो वेल एंड गुड, टाइम बचेगा। नहीं अगर आप कर सकते, इस तरीके से आप फॉर्मूले के थ्रू अपना डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते साथ हम ये चीज सीखते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है बेटा, कि जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता।
अभी हमने आपको लास्ट टाइम जब वीडियो में समझाया था तो हमने कहा था कि भैया ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है ये तब के लिए पढ़ा है जब चार्ज पार्टिकल्स 2 से ज़्यादा हों। इसका मतलब ये हो गया कि कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन नंबर 1 क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, यानी ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर चार्ज पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तब भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल रेंज। कितनी? 10⁻⁻15 मीटर। ये सिर्फ इस रेंज तक ही एप्लीकेबल है, या कुछ लोग इसको आगे कैरी करके 10⁻18 तक भी ले जाते हैं, यानी कि ये इस रेंज तक ही केवल एप्लीकेबल होता है। ये 3 हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के क्या आ गए? लिमिटेशंस आ गए। इसके फर्दर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक हैं, अगर आप इन दोनों को याद रखते हैं तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थर्ड वाला भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अब हमें क्या पढ़ना है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ चार्ज। अब आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है? तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। हाँ ठीक है, हमको पता है कि भाई अगर हम चार्ज के यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या है? ये है कूलम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे सीजीएस यूनिट बताइए बेटा, ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कमी है कि वो सीजीएस पे गौर नहीं करते। देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सिलेबस से कहीं से पूछ सकते हैं, है ना। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि सब बच्चों को एसआई सिस्टम तो पता ही होता है, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ लें कि भैया सीजीएस यूनिट क्या है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं। तो हमारे पास चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है उसका शॉर्ट फॉर्म में नेम है ESU। फुल फॉर्म में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। और क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है, इसका नाम है स्टैट कूलम। ठीक है, और क्या नाम है इसका? इसे फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंकलिन कौन थे? हमारे पास एक फिजिशियन थे फ्रैंकलिन, जिनके ऑनर में इसका नाम फ्रैंकलिन भी दे दिया गया। ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU, स्टैटिक कूलम या फिर फ्रैंकलिन, ये लीजिए, ये 3 हमारे पास सीजीएस यूनिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपसे एसआई सिस्टम में पूछेंगे तो वो 1 कूलम होता है, और अगर आपसे वो सीजीएस में पूछते हैं तो सीजीएस में आपके पास ESU है या स्टैटिक कूलम है या फ्रैंकलिन है। अब मुद्दा इस बात का है कि सपोज कीजिए आप कभी न्यूमेरिकल आप करने बैठे और न्यूमेरिकल में आपको इसका वैल्यू सीजीएस में गिवन है, बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो एसआई में गिवन है, तो आपको पता है कि आपको इनको उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपके पास रिलेशन क्या है, किस तरीके से आप इनको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये है आपके पास एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन कि 1 कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होती है। ठीक है ना, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ये बेटा वो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब से एग्जाम में इंक्लूड हो गए हैं तब से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले हम इन चीजों को इतना फोकस नहीं करते थे। अब एक नया, और आज की वीडियो का लास्ट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, और वो ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। अब आप कहेंगे सर फिर वही बात, ये नया थोड़ी ना है कुछ, ये तो हम जानते हैं कि K का वैल्यू क्या होता है।
ठीक है, अच्छी बात, आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि a का वैल्यू 3 इंटू 10⁻9 होता है ना, ये तो होता है, सॉरी 9 इंटू 10⁻9, सॉरी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप ये जो वैल्यू लेते हैं वो SI में लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन CGS, तो आप क्या वैल्यू लेंगे? अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल CGS सिस्टम में ही गिवन है, तो बेटा देखो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें सॉल्व करने में। द रीजन इज बीइंग क्योंकि हम उसके बेसिक्स पे नहीं जाते। सपोज कीजिए आपको सारी की सारी क्वांटिटीज किसमें गिवन है, CGS में, और फिर भी क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम k का वैल्यू क्या यूज करते हैं, ये, जो कि किसमें है, SI में, और फिर हमारा आंसर कभी मैच नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप जब क्वेश्चन को देखें कि पूरा क्वेश्चन CGS में गिवन है, तो आपको k का वैल्यू भी CGS में लेना है। k इज इक्वल टू 1 लेना होता है, कब, जब आप क्वेश्चन को CGS सिस्टम में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का कंसेप्चुअल टॉपिक हमारे पास। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसके अलावा हम अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, बोर्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस लेंगे, और बहुत सारा टॉपिक इसमें भी हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। तो अगली वीडियो से पहले जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।